हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। आज हम देखेंगे डीबीएमएस पार्ट 2। पार्ट 1 चैनल पे अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख लें, ठीक है। और इस वीडियो में हम देखेंगे फाइल सिस्टम के क्या डिसएडवांटेजेस थे, फिर जो हमारा डीबीएमएस में उसमें क्या क्या फ़ीचर हैं जिस वजह से उसने फाइल सिस्टम को रिप्लेस किया, ठीक है। फिर जो डीबीएमएस में भी आपने पहले हिरारिकल नेटवर्क डीबीएमएस आए, उसके बाद रिलेशनल डीबीएमएस आए, तो उनमें क्या कमी थी, ठीक है। उसके बाद हम डेटा मॉडल की बात करेंगे, देन फिर स्कीमा और इंस्टेंस क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे जो एक्टर्स हैं जो डीबीएमएस में रोल प्ले करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो फर्स्ट वीडियो जो पार्ट फर्स्ट था उससे ही हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हमने उसको छोड़ा था, देन वहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमने बात की थी कि हमें डेटा जो है परमानेंटली स्टोर करने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि वेरिएबल में जो डेटा स्टोर कर रहे थे हम रन टाइम में, ठीक है, वो रैम में स्टोर हो रहा था और जो भी प्रोसेसिंग हो रही थी वहाँ पे हो रही थी। देन फिर हम उसको अगर दोबारा से यूज़ करना चाहेंगे तो दोबारा से वैल्यू हमें बार बार वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको रिप्लेस किया हमने कि उस डेटा को हम स्टोर करने लगे एक फाइल्स में, ठीक है। अब ये जो फाइल्स थी, ये फाइल्स जो है हमारे वो परमानेंट स्टोरेज मतलब सेकेंडरी मेमोरीज में ये फाइल स्टोर हो रही थी, ठीक है। अब ये फाइल जो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो रही थी ये मेरा डेटाबेस था, ठीक है। अब इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम जो मैं लिख रहा था, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो लिख रहा था उसमें कोड लिख रहा था फाइल हैंडलिंग का, ठीक है। ये जो फाइल हैंडलिंग का कोड मुझे लिखना पड़ रहा था एप्लीकेशन प्रोग्राम में, चाहे वो आप C++ का प्रोग्राम अगर आपने बनाया हो तो फाइल को हैंडल करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है जिसको फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम प्लस फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम ये मेरा काम कर रहा था इस डेटा को एक्सेस करने का, ठीक है। और ये एक्सेस करने का पूरा काम दे रखा था हमने फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम को, ठीक है। बट इसमें जो था फाइल हैंडलिंग में इतना इजी नहीं था, कोड जो था बहुत कॉम्प्लेक्स लिखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम को लिखने के लिए, ठीक है। और अगर आपने गलती कर दी तो डेटा इनकंसिस्टेंस हो सकता है, मतलब डेटा करप्ट हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारी समस्या इसमें है, जैसे इंसर्ट करना किसी डेटा को अपडेट करना या डिलीट करना इतना आसान नहीं है फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम में, ठीक है। इस कारण से हमारा जो सीन में आया वो आया डीबीएमएस के हमारे काम को और आसान बना दे, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, देन फिर एक रेडीमेड प्रोग्राम जिसकी जगह ले ली हमारे डीबीएमएस ने, जिसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारा ये डेटा से डील करने का, फाइल से डील करने का काम जो करने लगा वो डीबीएमएस करने लगा, ठीक है। एप्लीकेशन और डेटाबेस जो है उसके बीच का जो इंटरफेस है वो हमारा डीबीएमएस में, ठीक है। एप्लीकेशन और हमारा जो डेटाबेस है, ठीक है, उसके बीच में जो काम करने लगा वो हमारा डीबीएमएस करने लगा। अब इसने हमारे काम आसान बना दिए, ठीक है। तो इस फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम में क्या कमी थी, क्या डिसएडवांटेज थे जिससे डीबीएमएस ने जगह बना ली, ठीक है। तो डिसएडवांटेज की बात करेंगे फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम के, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम के, या फिर उसको आप फाइल सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। फाइल सिस्टम या फिर फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम, ठीक है, इनके डिसएडवांटेज, ठीक है। फाइल सिस्टम मेनली इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर एक ही कॉलेज है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक कॉलेज है, ठीक है, और उसमें जैसे कि एक स्टूडेंट है जो कि लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है, और एक है आपका जहाँ पे फीस जमा होती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है। और उसका डिपार्टमेंट खुद का है, जैसे आईटी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जो कि क्लर्क्स वगैरह जो रहते हैं आपके, ठीक है, क्लर्क्स वगैरह रहते हैं जहाँ पे आपकी फीस सबमिशन का पूरा काम होता है, ठीक है। तो वहाँ पे इस स्टूडेंट का जो स्टूडेंट है उसकी एक डेटा फाइल यहाँ पे मौजूद है S1 डेटा फाइल, और वही लाइब्रेरी के पास भी उस स्टूडेंट की डेटा फाइल S1 मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक फाइल है S1 इसी स्टूडेंट की जो इस पे मौजूद है, ठीक है। तो ये तीनों प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं और वही फाइल स्टूडेंट की यूज़ कर रहे हैं, बट तीनों में जो डिटेल है स्टूडेंट की, जैसे स्टूडेंट का नाम हुआ, ठीक है, वो किस ईयर में पढ़ता है, ठीक है, उसकी क्या ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच कोड क्या है, ठीक है, ये सेम डेटा आपका सब में है। बट एक्स्ट्रा जो चीज़ है, जैसे कि अगर बात करें लाइब्रेरी डिपार्टमेंट की तो उसमें उसकी बुक ID कौन सी इशू हुई, कब डेट हुई, ठीक है। और जो IT डिपार्टमेंट है उसमें एक्सप्लोर कर दिए जाएंगे सब्जेक्ट कौन कौन सी है। बट जो मेन डिटेल है जैसे कि स्टूडेंट का नाम है, ठीक है, स्टूडेंट का नाम है, ईयर क्या है, ठीक है, ब्रांच क्या है, ठीक है, ये जो डिटेल है बार बार आप ये डिटेल S1 ID में भी भर रहे हैं,
और जो फाइल लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं उसमें भी, और आईटी डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा है उसमें भी ये डिटेल आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी डिटेलिंग को जो बार बार यूज़ कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी का मतलब है कि जो डुप्लीकेट डेटास यूज़ कर रहे हैं आप, अलग एक ही फाइल, जो एक ही डिटेल है स्टूडेंट की, बट अलग अलग फाइल्स यूज़ कर रहे हैं डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो एक जो मेन प्रॉब्लम्स जो थी उसमें से एक डेटा रिडंडेंसी प्रॉब्लम है डिसएडवांटेज इसका। उसके बाद है डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो इसकी हमने बात भी की थी कि अगर आप फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम में डील कर रहे हैं और आपने कुछ गलती की, क्योंकि आप खुद मैन्युअली ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी या फिर डेटा करप्शन के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जब डेटा इनकंसिस्टेंस हो जाता है तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं डेटा के करप्ट के। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। मान लीजिए जो स्टूडेंट है, ठीक है, इस स्टूडेंट का आपने डेट ऑफ बर्थ जो स्टोर कर रखा है या फिर मोबाइल नंबर स्टोर कर रखा है इन तीनों फाइल में, ठीक है। अब स्टूडेंट ने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया और सिर्फ जो क्लर्क की फाइल थी वहाँ पे मोबाइल नंबर इसने चेंज कर दिया अपना, ठीक है। इसने अपना मोबाइल नंबर जो पहले M1 मोबाइल नंबर था इसका, ठीक है, आपने यहाँ पे क्लर्क में M2 कर दिया, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट M2 यहाँ पे क्लर्क की फाइल है वो, और जो मोबाइल नंबर M2 यहाँ पे है, बट और जगह जो पुराना मोबाइल नंबर उसका है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी ये बोलती है कि अगर आपने कहीं चेंजेस किए हैं, ठीक है, तो वो सारे ही फाइल्स में चेंजेस हों, ठीक है। और डेटा इनकंसिस्टेंसी ये बोलती है कि अगर आपने जो यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है, बट यहाँ पे तो आपने किया नहीं, तो ये इनकंसिस्टेंसी के चांसेस जो फाइल सिस्टम में ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरी जो प्रॉब्लम है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी बेसिकली अगर बोलें तो एक्यूरेसी प्लस कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी प्लस कंसिस्टेंसी, ठीक है। मतलब डेटा इंटीग्रिटी ये बोलती है कि अगर आपका जो डेटा सेव है, ठीक है, तो वो लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, उसको एक्यूरेट रहना और उसकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। इन एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम डेटा इंटीग्रिटी की भी प्रॉब्लम यहाँ पे है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम है लो सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत कम है। रीज़न ये है क्योंकि ये जो फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम है एप्लीकेशन प्रोग्राम में ही आपने लिख दिया है, ठीक है, और डायरेक्टली जो यूज़र है, ठीक है, यूज़र जो है इस एप्लीकेशन और हैंडलिंग प्रोग्राम की से डायरेक्टली इस डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली इस डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है। बट अगर DBMS में देखें तो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, देन DBMS का इंटरफेस है जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है, हायर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डेटाबेस को एक्सेस करने से पहले, ठीक है। और ये हमारा फोर्थ जो लो सिक्योरिटी है, ठीक है। और जो एक्सेस करते हैं हम, ठीक है, एक्सेस करना डेटा को, जैसे कि अगर आपने इंसर्ट करना है या फिर आप उस डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे और अच्छी तरीके से अगर मैं बोल दूँ जैसे कि इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन, ये इतना आसान नहीं है फाइल सिस्टम में जितना आप DBMS में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं फाइल सिस्टम के, ठीक है। अब हम बात करेंगे DBMS के फीचर्स की और उसके एवोल्यूशन की कि कैसे अब DBMS तो सीन में आ गए, क्योंकि बहुत सारी जो कमियां थी फाइल सिस्टम में उसको हमारे DBMS सिस्टम ने दूर कर दिया, ठीक है। अब इस DBMS के एवोल्यूशन की बात करेंगे और DBMS की फीचर्स जानेंगे। अब हम बात करेंगे DBMS फीचर्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो जब DBMS की डेफिनेशन ही जानी थी तो ये बोला था मैंने कि ये जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि इस सॉफ्टवेयर से, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें कि स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, फिर आप इसी सॉफ्टवेयर से कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर बना लेंगे, ठीक है। इसी की मदद से दूसरा भी कोई एप्लीकेशन बना लेंगे जिसमें अलग एक डेटाबेस यूज़ होगा, ठीक है। बट अगर फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम में आप काम कर रहे होते तो आप एक फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम प्लस एप्लीकेशन प्रोग्राम सिर्फ एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाते, देन फिर एप्लीकेशन, देन फाइल हैंडलिंग का कोड लिखते आप कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसमें आप अलग अलग डेटाबेस या अलग अलग एप्लीकेशन एक ही डेटाबेस की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अगर बात करें तो सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डेटाबेस, ठीक है, सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ
डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम का जो नेचर है वो सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डेटाबेस सिस्टम। इसका कारण ये है क्योंकि जब आप डीबीएमएस की बात करते हैं तो डीबीएमएस जब आपने डेटा को स्टोर करता है तो वो मेटा डेटा की इन्फॉर्मेशन रखता है। ठीक है, मेटा डेटा की इन्फॉर्मेशन रखता है। अब ये मेटा डेटा क्या होता है? इट्स अ डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा इज़ अ डेटा अबाउट डेटा। अब ये डेटा अबाउट डेटा क्या है? ठीक है, तो जब आप एक फाइल में डेटा स्टोर करते हैं, मान लीजिए अगर आपने स्टूडेंट का डेटा स्टोर करा है, ठीक है, और वो स्टूडेंट का डेटा जो है वो स्टूडेंट डीबी में, मतलब स्टूडेंट डेटाबेस में। ठीक है, तो इस स्टूडेंट की जो डिटेलिंग है, ठीक है, इस स्टूडेंट की जो डिटेलिंग है, एस आई डी क्या है इसकी, ठीक है, एस नेम क्या है, ठीक है, मतलब मेटा डेटा ये बताता है कि मान लीजिए अगर आपका कोई डेटाबेस है, ठीक है, तो उसमें पहली बात तो टेबल्स कितनी है, ठीक है, टेबल्स कितनी है, तो एट्रीब्यूट्स कितने हैं उसमें, ठीक है, और उन एट्रीब्यूट्स में, ठीक है, उन एट्रीब्यूट्स में कौन सी प्राइमरी की क्या है, ठीक है, तो ये सारी पूरी डिटेलिंग जो है आपका मेटा डेटा रखता है। ठीक है, तो ये जो है मेटा डेटा एक इम्पॉर्टेंट फीचर इसलिए है डीबीएमएस का क्योंकि आप जब डिफरेंट डेटाबेस यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये हेल्प करेगा आपको आइडेंटिफाई करने के लिए डेटाबेस को। ठीक है, तो ये मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन रखता है आपका डीबीएमएस। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो इसमें है इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटा। इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटा। ठीक है, तो डीबीएमएस इसमें इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटा का मतलब ये है अगर आप कोई चेंजेस इस प्रोग्राम में करें, ठीक है, तो उसका डेटा पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और उसी प्रकार अगर आप कोई चेंजेस डेटा में कर दें, ठीक है, तो उसका जो है असर जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम पे नहीं पड़ना चाहिए। बट अगर फाइल सिस्टम की बात करें तो फाइल सिस्टम में एप्लीकेशन प्रोग्राम प्लस फाइल हैंडलिंग का कोड एक ही प्रोग्राम में आप लिखते हैं, और अगर आप डेटा में चेंजेस कर देते हैं, ठीक है, डेटा में चेंजेस कर देते हैं मतलब उसकी अगर लोकेशन चेंज कर दें आप, ठीक है, या फिर कोई एडिशनल चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं, एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं, तो वो डेटा का जो डिपेंडेंसी है प्रोग्राम पे, ठीक है, उसमें आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, बट इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटा वो हमारा डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब अगर आप डेटा में चेंजेस करेंगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी आपको चेंजेस करने पड़े। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंसी आपको प्रोवाइड करता है डेटाबेस। ठीक है, अब इसके बाद अगले फीचर की बात करें तो सपोर्ट मल्टीपल व्यू। ठीक है, सपोर्ट मल्टीपल व्यू ऑफ डेटा। सपोर्ट मल्टीपल व्यू ऑफ डेटा की अगर बात करें तो जैसे कि अगर आप एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओपन किए हुए हैं, ठीक है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओपन किए हुए जिसमें स्टूडेंट की डिटेल है, ठीक है, और वो स्टूडेंट अलग अलग, मतलब कुछ स्टूडेंट मान लीजिए सीएस डिपार्टमेंट के हैं, आईटी डिपार्टमेंट के हैं, ईसी डिपार्टमेंट के हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट है जो कि सिर्फ ईसी डिपार्टमेंट की डिटेल देख रहा होगा उसी टाइम पे, ठीक है, ईसी की डिटेल देख रहा होगा। दूसरा स्टूडेंट है जो सीएस की डिटेल देख रहा होगा उसी डिपार्टमेंट में, सीएस की, और दूसरा है एक और स्टूडेंट है जो आईटी की डिपार्टमेंट, मतलब यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 अलग अलग डिटेलिंग देख रहे हैं एक ही एप्लीकेशन से। तो ये एक मल्टीपल यूज़र व्यू भी आपका डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब शेयरिंग ऑफ डेटा एंड मल्टी यूज़र ट्रांजेक्शन। ठीक है, मल्टी यूज़र ट्रांजेक्शन की अगर बात करें, ठीक है, तो ये एक मल्टी यूज़र ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि जो आपका एक डेटाबेस है, ठीक है, एक डेटाबेस है, ठीक है, और मान लीजिए एक्स वैल्यू है, ठीक है, तो इस एक्स वैल्यू को मल्टीपल जो यूज़र है, T1 ट्रांजेक्शन, T2 ट्रांजेक्शन और T3 ट्रांजेक्शन, ये एक ही डेटाबेस पे परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, मल्टी यूज़र ट्रांजेक्शन। अब ये पॉसिबल कैसे होता है मल्टी यूज़र ट्रांजेक्शन के? एक ही डेटा को एक्सेस करने वाले 3 अलग अलग यूज़र हैं जो 3 अलग अलग ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो पाता है एसेट प्रॉपर्टी के कारण। ये डीबीएमएस जो है ट्रांजेक्शन में एसेट प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ये एसेट प्रॉपर्टी क्या होती है? एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी और ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी। बट ये जो ट्रांजेक्शन है जब एक ही डेटा पे होते हैं तो यहाँ पे ये कॉन्करेंसी कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंकरेंसी कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है। अब ये कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है? क्योंकि एक ट्रांजेक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो एसेट प्रॉपर्टी होती है, मतलब एटोमिसिटी का मतलब ये है कि कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो जाए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये एक कंसिस्टेंस स्टेट से दूसरी कंसिस्टेंस स्टेट में पहुंचना चाहिए। आइसोलेशन का मतलब है जो ट्रांजेक्शन है T1, T2, T3 अगर ये हो रहे हैं, ठीक है,
तो जो सीरियल में ट्रांजेक्शन होंगे, मतलब अगर पहले T1 हुआ देन फिर T2 हुआ देन T3 हुआ, तो जो पहले ट्रांजेक्शन का रिजल्ट है वो सेम होना चाहिए। आइसोलेशन का मतलब ये बोलता है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये, अगर एक इस डेटाबेस में चेंजेस हो गए तो वो परमानेंट चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। अगर एक बार कमिट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो चेंजेस परमानेंट होने चाहिए। अब कंकरेंसी कंट्रोल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक ही डेटा को एक्सेस करेंगे तो ये कंट्रोल कैसे करेंगे कि ट्रांजेक्शन पहले T1 हो, T2 हो, T3 हो, इस तरीके से कंकरेंसी को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंकरेंसी कंट्रोल भी DBMS हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा और जैसे कंकरेंसी कंट्रोल या फिर आपने मल्टीपल यूज़र ट्रांजेक्शन बोला जिसको, ठीक है, उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग भी आप बोल सकते हैं, जो कि कंकरेंसी कंट्रोल में आप यूज़ करने देखते हैं, ठीक है। जहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक ही डेटा को जब एक्सेस करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कंकरेंसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और फीचर देखते हैं DBMS के और क्या फीचर होते हैं। तो DBMS का और फीचर की बात करें तो DBMS कंट्रोल करता है डेटा रिडंडेंसी को, कंट्रोल डेटा रिडंडेंसी, या फिर इसको एलिमिनेट भी करता है डेटा रिडंडेंसी। मतलब जो डुप्लीकेट डेटा की हमने बात की थी कि अलग अलग फाइल्स जो यूज़ कर रहे थे उसमें डेटा की डुप्लीकेसी बढ़ती है, ठीक है। बट DBMS जो, अगर हम RDBMS की जनरल बात करेंगे क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इसके लिए जो रिडंडेंसी कंट्रोल करता है तो यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन एक पूरा का पूरा टॉपिक मैंने कवर किया है नॉर्मलाइजेशन का, वो देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे हम एलिमिनेट करते हैं रिडंडेंसी को। रिडंडेंसी मतलब एक ही डेटा अगर आप बार बार अलग अलग टेबल्स में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक ही डेटा आप अलग अलग टेबल्स में यूज़ कर रहे हैं बार बार, ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करना ये काम है हमारा DBMS का। तो डेटा रिडंडेंसी को कंट्रोल करना या फिर उसको एलिमिनेट करने का काम DBMS करता है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी बात करें तो दूसरी बात और भी क्या क्या हो सकती है, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है। अनऑथराइज एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना, मान लीजिए एक डेटाबेस है, ठीक है, जिसमें कि स्टूडेंट की डिटेल है, ठीक है, स्टूडेंट की डिटेल है प्लस फैकल्टी की डिटेल है, ठीक है, फैकल्टी की डिटेल है। अब फैकल्टी की डिटेल, सैलरी और उसकी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ आप फैकल्टी को ही दिखाना चाहते हैं, ठीक है, फैकल्टी को ही दिखाना चाहते हैं। और स्टूडेंट जो है, ठीक है, स्टूडेंट जो है उसको सिर्फ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं, बट फैकल्टी को स्टूडेंट प्लस फैकल्टी दोनों की इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहता है। मतलब फैकल्टी जो है दोनों को एक्सेस कर सकता है, बट स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। तो स्टूडेंट टेबल को सिर्फ स्टूडेंट को आप ग्रांट देंगे, मतलब जो स्टूडेंट है सिर्फ उसको ये ऑथोराइज है कि वो सिर्फ स्टूडेंट की डेटा को एक्सेस कर पाए, ठीक है, स्टूडेंट के टेबल को एक्सेस कर पाए, ठीक है। बट जो फैकल्टी है उसको स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन और फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन दोनों ही एक्सेस कर पाए तो दोनों ही उसको ग्रांट कर देंगे, ठीक है, ग्रांट कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए एक केस ये है कि मान लीजिए जो आपका स्टूडेंट है, ठीक है, अब स्टूडेंट टेबल में कोई आपको चेंजेस करने हैं या फिर अभी ये स्टूडेंट टेबल में भी अपडेट करनी है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो आप अभी एक्सेस करने दे रहे हैं तो आप इसको रिवोक कर दें। रिवोक कर दें मतलब इसको वापस ले लें, ठीक है, रिवोक कर दें मतलब वापस ले लें कि अब आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये परमिशन देना, मतलब किसको क्या परमिशन देनी है, किसको ग्रांट करना है, किसको रिवोक करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये परमिशन देने लेने का काम जो होता है आपका वो DBA करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। कि मान लीजिए अगर कोई टेबल में चेंजेस उसको करने हैं, ठीक है, अगर उस टेबल में कोई एक नया एट्रीब्यूट ऐड करना है या फिर किसी से परमिशन लेनी है, ठीक है, तो वो चेंजेस करने हैं तो वो पूरा काम आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनऑथराइज एक्सेस भी ये फीचर है आपका DBMS का। और अगर और बात करें तो ये परसिस्टेंस स्टोरेज भी देता है, परसिस्टेंस स्टोरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, परसिस्टेंस स्टोरेज फॉर प्रोग्राम एंड डेटा। प्रोग्राम एंड डेटा मतलब परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करता है आपके प्रोग्राम और डेटा को, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ फीचर्स थे DBMS के, और जो कि फाइल सिस्टम में कमियां थी जैसे रिडंडेंसी या फिर जो इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटा प्रोवाइड कर देती है, ठीक है, मल्टीपल यूज़र व्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है, और
जो ट्रांजेक्शन में जैसा होता है आपका, ठीक है, तो वो मल्टी यूज़र ट्रांजेक्शन प्रोवाइड कर देता है, रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है अनऑथराइज एक्सेस को, ठीक है। तो डीबीएम है उसमें बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि स्टूडेंट है और फैकल्टी है, ठीक है, तो इनकी स्टूडेंट की प्रोफाइल अलग होगी उसके पास, इसकी प्रोफाइल क्रिएट करेगा, ठीक है, फैकल्टी की प्रोफाइल क्रिएट किया होगा, ठीक है, तो यूज़र नेम पासवर्ड से वो इतना ही डेटा एक्सेस कर पाएगा, फैकल्टी भी उतना ही डेटा एक्सेस कर पाएगा यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करके, ठीक है। अगला बात करें जैसे कि और फीचर की बात करें तो स्टोरेज स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ठीक है, सर्च टेक्निक प्रोवाइड करना एफिशिएंट क्वेरी को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो स्टोरेज स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो स्टोरेज स्ट्रक्चर में जैसे कि डीबीएमएस खुद अपने बफर यूज़ करता है, ठीक है, डीबीएमएस बफरिंग एंड कैशिंग यूज़ करता है, ठीक है, बफरिंग एंड कैशिंग मॉड्यूल, ठीक है, बफरिंग एंड कैशिंग मॉड्यूल, ठीक है। तो बफरिंग और कैशिंग मॉड्यूल की बात करें तो जैसे कि अगर फाइल सिस्टम की बात करें तो जो ओएस है, ठीक है, ओएस भी यहाँ पे अपना डिस्क मैनेज, जैसे ओएस हुआ, ठीक है, तो वो डिस्क टू मेमोरी बफरिंग वगैरह वो सारा काम वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लाइट वेट और खुद की जो है आपके डेटा को और ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सेस करना, फास्ट एफिशिएंट वे में एक्सेस करने के लिए डीबीएमएस खुद के भी बफर और कैशिंग मॉड्यूल यूज़ करता है, ठीक है। और जैसे कि एक फाइल की बात करूं इसी में डीबीएमएस में, तो वो फाइल है ऑक्सिलरी फाइल, ठीक है, ऑक्सिलरी फाइल, जो कि आपका इसको आप इंडेक्स फाइल भी बोलते हैं, ठीक है, डीबीएमएस में इसको आप इंडेक्स फाइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंडेक्सिंग जो आप करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका जो डेटा स्टोर है फाइल्स में, ठीक है, तो डीबीएमएस इन सब की इंडेक्सिंग बफरिंग कैशिंग मॉड्यूल यूज़ करता है, जिससे कि वो डेटा फाइल्स जो हैं इफ़िशिएंटली आप उनको एक्सेस कर पाएँ, ठीक है, इफ़िशिएंटली उनको एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। इसके अलावा ये बैकअप और रिकवरी भी प्रोवाइड करता है, बैकअप एंड रिकवरी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। बैकअप और रिकवरी की अगर बात करें, ठीक है, तो मान लीजिए आपका डेटा है अलग अलग तरीके से, इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से मैंने ट्रांजेक्शन में समझाया, तो वहाँ पे भी आप समझ लें, ठीक है। तो बैकअप और रिकवरी का सिंपल सा फंडा है, ठीक है। बैकअप की मतलब ये है कि आपका जो डेटा स्टोर है, ठीक है, उसको उसकी कॉपी को स्टोर करना, ठीक है। और रिकवरी का मतलब ये जब वो लॉस्ट हो जाए तो उसको कैसे रिकवर करना, ठीक है। तो जब वो डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होगा, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होगा तब या फिर जब वो सेकेंडरी स्टोरेज में परमानेंटली स्टोर है, ठीक है, वहाँ पे कैटास्ट्रोफिक फेलियर हो जाए, मतलब कि ये भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, ठीक है, तो उस स्टेज में किस तरीके से रिकवर करना है, ठीक है। तो वो रिमोट सर्वर्स पे उस फाइल्स को, उस डेटा को स्टोर किया जाता है। बट जब एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन फेल होता है तो उसकी सारी की सारी डिटेल्स जो रहती हैं वो लॉग फाइल्स में रहती हैं, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन की फुल डिटेल लॉग फाइल्स में रहती हैं, जिसकी मदद से कब ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, और पूरा का पूरा जो डिटेलिंग रहेगी वो सारी लॉग फाइल्स में रहती है, ठीक है। तो वहाँ से हम उसको पता कर लेते हैं। तो ये बैकअप और रिकवरी भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मल्टीपल व्यूज़ बैकअप रिकवरी, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है। और जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हैं वो भी आप डीबीएमएस में ईजीली आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फाइल सिस्टम से प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहाँ पे सिंपल जो रिलेशनशिप है वही डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट एक डीबीएमएस की मदद से कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप भी आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप का मतलब ये है जैसे कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी ग्रेड टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, कोर्स टेबल है, ठीक है। तो स्टूडेंट है उसकी कुछ जो 4-5 डिटेल्स हैं वो ग्रेड सिस्टम में है, ठीक है। स्टूडेंट है उसकी 5-10 डिटेल कोर्स सिस्टम में, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप्स की जो रिलेशनशिप है, मल्टीपल रिलेशनशिप जो अलग अलग टेबल्स में यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए बेटर रहता है कि आप डीबीएमएस सिस्टम यूज़ करें। जैसे कि अगर आपका डेटाबेस बहुत ज़्यादा है तो आप डीबीएमएस यूज़ करें, ठीक है। इसी तरीके से जितने एंटरप्राइज होते हैं, ठीक है, एंटरप्राइज हैं, ठीक है, तो एंटरप्राइज एक डीबीएमएस सिस्टम यूज़ करते हैं। वो सबसे पॉपुलर जो आरडीबीएमएस सिस्टम है वो आपका ओरेकल है, ठीक है। ओरेकल इसलिए क्योंकि ओरेकल जो है कोड के सबसे ज़्यादा रूल फॉलो करता है, ठीक है। कोड के टोटल 12 रूल है, ठीक है, 12 रूल हैं, बट कोड ने 13 रूल्स दिए थे, बट रूल जो 0 है वो कैलकुलेट नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि वो रूल 0 सफिशिएंट है 12 रूल को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो कोड के 12 रूल हैं और सबसे ज़्यादा फॉलो करता है ओरेकल, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पज़ से, हर एक पर्पज़ से ओरेकल ज़्यादा रूल फॉलो करता है, ठीक है। इसके अलावा फीचर की बात करें तो इन्फोर्सिंग इंटीग्रिटी कंस्टेंट, ठीक है। तो ये इंटीग्रिटी कंस्टेंट क्या है, ठीक है, तो इसको सिंपल भाषा में बोलें, ठीक है, तो कंस्टेंट का मतलब होता है, ठीक है, कंस्टेंट का मतलब होता है कंडीशन या फिर चेक पॉइंट्स, ठीक है, चेक पॉइंट्स बोलते हैं आप उसको,
या फिर और इसको कंडीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको कंडीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रिटी कांस्टेंट है क्या, ठीक है। तो डेटा जो आपका स्टोर हो रहा है, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी और करेक्टनेस एक लॉन्ग टाइम तक रहे, उसके लिए कुछ कंस्टेंट, कुछ इंटीग्रिटी कंस्टेंट जो है डीबीएमएस डिक्लेयर करता है, ठीक है। उनमें से कुछ अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो प्राइमरी की जो होती है, ठीक है, प्राइमरी की, ठीक है, और फॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट, ठीक है, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट बोलते हैं एक, तो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट जिसमें आपकी फॉरेन की आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा आप बोल सकते हैं डोमेन इंटीग्रिटी कंस्टेंट, ठीक है, डोमेन इंटीग्रिटी कंस्टेंट, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मेन है एंटिटी, रेफरेंशियल और डोमेन, ठीक है। तो अब ये यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है जिसमें आप आईडी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नेम है, ठीक है, और उसकी एज है, उसकी क्लास है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हैं। बट जो आईडी है, उस आईडी को आपको इस आईडी को ना तो ये आईडी नल होनी चाहिए, ठीक है, नॉट नल, ठीक है, नॉट नल, और ये आईडी जो नल के अलावा यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब ये सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब हर एक स्टूडेंट की आईडी अलग अलग हो और नल ना हो, ठीक है। तो नॉट नल और यूनिक ये आप प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं इस आईडी को, ठीक है, प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रिटी कांस्टेंट ये बोल देता है कि अब जब डेटा जब फीड करा जाएगा, ठीक है, डेटा जब आप इसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो एक यूनिक वैल्यू आएगी और नल नहीं होनी चाहिए वो वैल्यू, ठीक है। तो ये एक इंटीग्रिटी कंस्टेंट इसको डिक्लेयर करता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो कि फॉरेन की का कंसेप्ट है, मतलब अगर ये पेरेंट टेबल है, ठीक है, एक पेरेंट टेबल में उसकी चाइल्ड टेबल की रिलेशनशिप, ये आईडी यहाँ पे भी है और ये आईडी यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब यहाँ पे तो ये प्राइमरी की है, बट इस केस में यहाँ पे ये फॉरेन की है, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन भी आपका इंटीग्रिटी कांस्टेंट में आ जाता है, ठीक है। अब डोमेन की बात करें, डोमेन या फिर रेंज की बात करें, तो रेंज भी एक डिक्लेयर कर सकते हैं आप। जैसे कि मान लीजिए आपने एज जो लिखी है, ठीक है, तो एज जो है स्टूडेंट की, यहाँ पे इंटीग्रिटी अप्लाई कर दी आपने, जो एज है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए एज, ठीक है, बट लेस देन होनी चाहिए 25 ईयर, ठीक है। तो मतलब जो डेटा फीड होगा वो 18 से ज़्यादा और 25 के अंदर, मतलब 19, 20, 21, 22, 23 और 24 साल के स्टूडेंट की आप इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। तो इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन आप उसमें एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एनफोर्सिंग करती है इंटीग्रिटी कांस्टेंट को, जो कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि डीबीएमएस यूज़ करता है, ठीक है। इसके अलावा एक्शन रूल होते हैं, ठीक है। जो एक्शन रूल होते हैं वो पार्ट होते हैं पीएलएसक्यूएल का, ठीक है। एक्शन रूल हुए, ठीक है, ये पार्ट है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीडरल लैंग्वेज एसक्यूएल, ठीक है, प्रोसीडरल एसक्यूएल लैंग्वेज, ठीक है, प्रोसीडरल स्ट्रक्चर एसक्यूएल लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसे कि ओरेकल है, तो ओरेकल एसक्यूएल जो है वो नॉन प्रोसीडरल लैंग्वेज है, नॉन प्रोसीडरल लैंग्वेज है। यहाँ पे जो है आप जो है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आप यूज़ करते हैं लूपिंग मूपिंग, ठीक है, उस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होती है, ठीक है। बट ये वाली जो फैसिलिटी हैं ट्रिगर्स वगैरह वो आपको पीएलएसक्यूएल में देखने को मिल जाएंगे। ट्रिगर हुआ, ठीक है, ये आपको पीएलएसक्यूएल में देखने मिल जाएंगे। अब ट्रिगर जो है स्टोर्ड प्रोग्राम है जो कि पार्ट होता है पीएलएसक्यूएल का, ठीक है। जो अगर कोई एक पर्टिकुलर अगर आपने टास्क की है, ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। ट्रिगर जो है ऐसे प्रोग्राम है, अगर कोई आपने पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म किए तो ये ऑटोमेटिकली जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर कोई एक इवेंट ऑकर हुआ तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, ठीक है, या फिर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, ठीक है। तो डीएमएल में इंसर्ट, अपडेट या फिर डिलीट आप किसी प्रोग्राम को कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाएगा कुछ मैसेज शो करने के लिए आपको, ठीक है। तो ये ट्रिगर्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, वो एक्शन रूल में आ जाता है, पीएलएसक्यूएल का पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये इतनी सारे इसके फीचर्स हैं आपके डीबीएमएस के कि इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एवोल्यूशन देखेंगे डीबीएमएस का, कैसे क्या स्टार्ट हुआ, कैसे क्या यहाँ है और आरडीबीएमएस इतना ज़्यादा फेमस कैसे हो गया, ठीक है। तो अब उसकी बात करेंगे। तो हम बात करते हैं एवोल्यूशन की कि किस तरीके से डीबीएमएस चेंज होते गए, क्योंकि पहले यूज़ करते थे हम हेरारिकल, सबसे पहले हेरारिकल, ये 1960 के समथिंग
ये मॉडल इंट्रोड्यूस हुए थे। पहले हायरार्किकल मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें हम स्ट्रक्चर जो यूज़ करते थे वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर यूज़ करते थे, ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए ट्री लाइक स्ट्रक्चर यूज़ करते थे। देन फिर जो मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ वो नेटवर्क मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ और उसमें हम डेटा को स्टोर करते थे ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है, ट्री के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में। अब जो हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये जो ट्री स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये पेरेंट है, ठीक है, और इस पेरेंट्स के ये चाइल्ड्स हैं, ठीक है, ये हैं इसके चाइल्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर ट्री लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक पेरेंट है, ठीक है, एक पेरेंट है बट उसके मैनी चाइल्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप निकाल पाते थे हायरार्किकल में वो 1 to many रिलेशनशिप आप निकाल पाते थे, या फिर इसको उल्टा many to 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1 to many रिलेशनशिप आप हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को इस तरीके से स्टोर कर सकते थे। बट इस केस में जब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अगर आपको निकालना हो तो यहाँ पे ये डेटा स्ट्रक्चर आपका फेल हो जाता था, ठीक है। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का कंसेप्ट नेटवर्क डेटा मॉडल जिसको बोलते हैं नेटवर्क DBMS में ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ कि अब जो एक चाइल्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो एक पेरेंट है तो हो सकता है कि उस पेरेंट्स के, ठीक है, इस प्रकार जैसे कि मान लीजिए ये 2 चाइल्ड हैं इसके, ठीक है, 1 to many दे रहा है, बट ये जो चिल्ड्रन है ये इसका भी हो सकता है, ठीक है, इसका भी डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के आता था मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मतलब एक डेटा का अलग अलग डेटा से रिलेशनशिप भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था नेटवर्क का, ठीक है। अब बेसिकली अगर आप बात पूरी स्टोरी अगर आप देखेंगे इसकी पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये डेटाबेस में जो मेन रोल प्ले किया था, ठीक है, वो EF कोड ने किया था। RDBMS का अगर आप पढ़ेंगे स्टोरी EF कोड की, ठीक है, तो वहाँ पे जो पहला रिलेशन डेटाबेस का जो मतलब अप्रोच दिया गया था रिलेशन मॉडल का वो EF कोड ने दिया गया था, उसकी बेसिस पे ये RDBMS बना। और RDBMS ने सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस, क्योंकि EF कोड जो थे IBM में काम करते थे और उन्होंने जो DBMS इंट्रोड्यूस किया था वो किया था DB2, ठीक है, DB2। और यहाँ पे भी अब जब हायरार्किकल की बात करेंगे तो हायरार्किकल में जो आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर इसका एग्जाम्पल दूँ तो इसका एग्जाम्पल भी आपको IBM इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इसका एग्जांपल भी हायरार्किकल का IBM इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। डेटाबेस के एग्जांपल की बात करूं तो IDMS इसका एग्जांपल है, ठीक है, IDMS, ठीक है, इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है इसमें, ठीक है। और इसके बाद अब हम बात करें जैसे कि इसके बाद फिर क्या हुआ, ठीक है, तो रिलेशन आया, नेटवर्क आया, हायरार्किकल आया, ठीक है। तो इनमें आपको पहले जो स्ट्रक्चर था 1 to 1, क्योंकि ये पूछ लेते हैं, ये याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर हायरार्किकल में, 1 to many रिलेशनशिप भी हायरार्किकल शो करता है, बट ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर नेटवर्क में और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉलो करता है, ठीक है। इसके बाद और रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती गई, ठीक है। इनमें जो था इनमें बहुत सारी कमी थी, ठीक है। एक्सेस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो टॉप टू बॉटम अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेसिंग में इतना ज़्यादा टाइम आपको लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें तो हर एक, जैसे नेटवर्क की बात करें तो लिंक, इतनी सारी लिंक्स आपको यूज़ करनी पड़ेंगी हर एक डेटा को एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो पॉइंटर्स भी बहुत सारे यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इसमें फिर भी आसानी नहीं हो पा रही थी। देन इसके बाद हमारा जो इंट्रोड्यूस हुआ वो RDBMS हुआ, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो RDBMS में जो था डेटा स्टोर जो किया जाता था वो डेटा स्टोर किया जाता था टेबल्स के फॉर्म में, ठीक है। RDBMS में जो डेटा स्टोर किया जाता था वो टेबल्स के फॉर्म में, और इसका पूरा का पूरा एक लेक्चर मैंने वीडियो अपलोड किया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेबल्स के फॉर्म में जैसे कि स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, ID, SNAME, ठीक है, एज, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें इस तरीके से स्टोर की जाती थी, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो एक जो रो है, ये जो रो है इसको रिकॉर्ड बोलते हैं इसमें, ठीक है, रिकॉर्ड बोलते हैं, टपल भी बोलते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड टपल। और फील्ड की बात करें, मतलब इस कॉलम की बात करें तो कॉलम को आप कॉलम बोलते हैं, ठीक है, और कॉलम को आप एट्रीब्यूट बोलते हैं, और आप इसको फील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चारों चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो ये RDBMS की बात हुई, ठीक है, कि डेटा जो है एक रिकॉर्ड के फॉर्म में या फिर एक रो और कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क, हायरार्किकल और रिलेशन डेटाबेस, इनको आप एक कॉमन नाम बोल सकते हैं कि ये रिकॉर्ड बेस्ड डेटाबेस है, ठीक है, रिकॉर्ड बेस्ड डेटाबेस है, ठीक है, रिकॉर्ड बेस्ड
डेटा बेस है, ठीक है, या फिर डेटा मॉडल है, ठीक है, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल है, ठीक है। इसके बाद हमारे और भी डेटा मॉडल होते हैं, जैसे कि अगर बात करें ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल में जैसे कि ER हुआ, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जहाँ पे एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया जाता है, तो उसको ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल बोलते हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ ER मॉडल ही ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल हैं, बट हमें ER ही पढ़ना है, ठीक है। तो ER जो है हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल है, ठीक है। तो ये हमने कुछ बात की इवोल्यूशन के। सबसे पहले आपका नेटवर्क और हायरार्किकल डेटाबेस सिस्टम आया, जहाँ पे कुछ जिसमें जो कमी थी उसको पूरा किया। जैसे हायरार्किकल डेटाबेस जो है आपका, वो सिर्फ 1 to many रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। बट हमें अगर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप डिस्क्राइब करना है तो नेटवर्क सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। देन नेटवर्क सिस्टम और हायरार्किकल सिस्टम में भी थोड़े एक्सेसिंग के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इतना ईजी एक्सेस करना हो नहीं पाता इन चीज़ों में, ठीक है। तो उनके लिए फिर और आसान टास्क जो किया हमारा, वो RDBMS ने किया, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करने लगे टेबल्स और रो के फॉर्म में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड जो डेटाबेस सिस्टम है वो RDBMS ही है, ठीक है। अब ये जो है, इनके अलावा भी और जो डेटाबेस सिस्टम है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले जो ट्रेडिशनली अगर बात करें तो ट्रेडिशनली हमारे पहले आपका हायरार्किकल, ठीक है, हायरार्किकल डेटाबेस, ठीक है, हायरार्किकल मॉडल जिसको बोलें, ठीक है। देन फिर आपका नेटवर्क, ठीक है। देन फिर रिलेशनल, ठीक है, रिलेशनल। और उसके बाद इमर्जिंग की अगर बात करें तो इमर्जिंग में आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, ठीक है, और ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटा मॉडल, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटा मॉडल, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटा मॉडल। अब हुआ क्या, जब ये जो सिस्टम हमारे इंट्रोड्यूस हायरार्किकल नेटवर्क रिलेशन, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें कि उसके बाद हुआ क्या, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि 1980 में इंट्रोड्यूस हुई, वहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हमको मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके अलावा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इंट्रोड्यूस हुए, जो कि लग रहा था कि ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा। बट यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी इशू था, कॉम्प्लेक्सिटी इस मॉडल की ज़्यादा थी, ठीक है, और ये लिमिटेड यूज़ ही इसका हो पाया, ठीक। कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा थी तो लिमिटेड यूज़ हो पाया ऑब्जेक्ट मॉडल का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल का, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ 5% देखने मिलेगा इस टाइप्स के मॉडल जो कि स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर रिलेशन डेटाबेस मॉडल इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था कि उसने जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के कुछ फीचर्स यूज़ किए, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मॉडल थे उसके कुछ फीचर्स यूज़ किए और फिर ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया, ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटा मॉडल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो जो RDBMS है सबसे पॉपुलर डेटाबेस मॉडल है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से फीचर्स आपको इसमें यूज़ करने हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से वो अपने फीचर्स ऐड करते जाता है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट्स मॉडल के कुछ फीचर्स लेके RDBMS ने यूज़ किया तो वो ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से एवोल्यूशन चलता रहा, ठीक है। उसके अलावा भी जो वेब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वेब एप्लीकेशन पे एक अलग एप्लीकेशन, अलग डेटा को स्टोर किया जाता है। जैसे कि जब वेब पे आप डेटा यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो ई-कॉमर्स साइट्स हैं, ठीक है, ई-कॉमर्स साइट है, ठीक है। तो ई-कॉमर्स साइट जो यूज़ करती हैं अपने डेटा को स्टोर करने और ट्रांसमिट करने के लिए, तो वो XML यूज़ करती हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इंटरचेंज करती है डेटा को वेब पे ई-कॉमर्स साइट के लिए, ठीक है। तो डेटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, डेटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक नया ट्रेंड जो आया था, उसके बाद वो आया था XML का, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो कि 1990 के समथिंग ई-कॉमर्स साइट इसको यूज़ करने लगी थी XML को, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रेंड देखने को मिले, बट फिर भी हमारा जो DBMS सिस्टम, RDBMS सिस्टम है, सबसे पॉपुलर सिस्टम है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। और एंटरप्राइज़ की अगर बात करें, जैसे कि बहुत सारे RDBMS सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपके हुए, जैसे कि DB2 हुआ उसका, हाँ DB2 हुआ IBM का, ठीक है, ओरेकल का हुआ आपका ओरेकल, ठीक है, MS एक्सेस,
MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माई SQL हुआ, ठीक है, माई SQL ओपन सोर्सेज है, ये फ्री में अवेलेबल हो जाता है, बट ओरेकल एंटरप्राइज वर्जन है और सबसे पॉपुलर RDBMS सिस्टम भी है, ठीक है, सबसे पॉपुलर RDBMS सिस्टम भी है हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे RDBMS सिस्टम भी यूज़ हुए, ठीक है, साइबेस भी उसमें से एक है, ठीक है, साइबेस हुआ, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम है RDBMS सिस्टम, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं DBMS एक्टर्स की, ठीक है। तो ये DBMS एक्टर्स क्या है, तो जैसे कि एक DBMS सिस्टम एनवायरनमेंट है, मतलब DBMS और उस डेटा को यूज़ करने वाले, ठीक है, या फिर उस डेटा में मॉडिफिकेशन करने वाले, या फिर उस डेटा को डिज़ाइन करने वाले, या फिर उस एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने वाले, ठीक है। तो वो एक एक्टर्स हैं, मतलब वो उस DBMS एनवायरनमेंट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस डेटाबेस और DBMS से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो सारे आ जाते हैं हमारे एक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे है वो DBA का काम है, ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डिज़ाइनर, सिस्टम एनालिस्ट या एप्लीकेशन प्रोग्रामर की, ठीक है। तो ये अगर छोटी सी कोई कंपनी है या फिर कोई एक छोटी सी कंपनी है तो उसमें ये तीनों एक ही बंदे हो सकते हैं, ठीक है। एक अगर छोटी सी कंपनी है फिर एक छोटा सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको डिज़ाइन करना है तो हो सकता है ये तीनों काम एक ही बंदा कर दे, ठीक है। बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो वहाँ पे ये जो रोल जो प्ले करते हैं ये अलग अलग लोग रोल प्ले करते हैं, अलग अलग लोग। जैसे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो मेन इसका लीड करने का काम होता है, मतलब उसके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो मेन अथॉरिटी जो रहती है वो इस बंदे को मिलती है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है। तो आपका जो डेटा रहेगा, आपका जो डेटा है उसको सबसे ज़्यादा अथॉरिटी जो मतलब उस चीज़ को मेंटेन करने का काम, ठीक है, मतलब जो रिसोर्सेज आपकी यूज़ की गई हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका डेटाबेस है, ठीक है, ये आपका डेटाबेस है, ठीक है। और जो DBMS सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये DBMS सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये जो डेटा स्टोर है ये सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर है, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर है। और जो DBMS में है ये आपका सॉफ्टवेयर है, और जो सेकेंडरी स्टोरेज है जो है आपकी हार्डवेयर है, ठीक है। और जो डेटाबेस है वो डेटा है, ठीक है, ये आपका रिसोर्सेज भी है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें ये रिसोर्सेज है, ठीक है। तो ये जो सारी रिसोर्सेज हैं इसको मैनेजमेंट से रिलेटेड जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होगा वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी DBA की, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो कौन से आपको सॉफ्टवेयर एक्वायर करने हैं, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको एक्वायर करने हैं, कौन सा आपका हार्डवेयर आपको अगर चेंज करना है, मतलब जो हार्डवेयर आप यूज़ कर रहे हैं इसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, जो कैपेसिटी परफॉर्मेंस को बढ़ा दे, आपको एक्सेस टाइम बढ़ा दे, ठीक है। तो आपको कौन से सॉफ्टवेयर कौन सा हार्डवेयर चेंज करके मेमोरी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी है उसका ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे होती हैं DBA में। मेन चीज़ों की बात करें DBA में की तो बात करें एडमिनिस्ट्रेटिंग, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिंग रिसोर्सेज, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिंग रिसोर्सेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DBA में ऑथराइज टू द डेटाबेस, मतलब किसको ऑथराइज करना है, ठीक है। तो ऑथराइजेशन, ठीक है, एथराइज करता है कि डेटा को कौन एक्सेस करेगा कौन नहीं करेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग टू इट्स यूज़, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर बात करें तो कौन से सॉफ्टवेयर खरीदने हैं या फिर कौन सा हार्डवेयर चेंज करना है, ठीक है, या फिर कौन से सॉफ्टवेयर चेंज करना है, मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कौन से यूज़ करने हैं कौन से नहीं करने, किस अगर हार्डवेयर की कैपेसिटी बढ़ानी है तो वो काम भी आपका DBA करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम की जो सिक्योरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी DBA का काम है, ठीक है। अब मान लीजिए ये सिस्टम है, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो जो यूज़ कर रहे हैं वो जो एक्सेस करने का टाइम है, मतलब इसका सिस्टम का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं है, ठीक है। तो पुअर रेस्पॉन्स अगर सिस्टम है, सिस्टम का पुअर रेस्पॉन्स है, ठीक है, तो इस रेस्पॉन्स टाइम को कैसे इंक्रीज़ करना है तो वो भी आपके DBA की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और DBA असिस्ट भी करता है, जो अगर इसके नीचे जो स्टाफ काम कर रहा है DBA के नीचे उसको भी असिस्ट करता है, अगर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है कि ये काम करने के लिए, ठीक है। तो ये जो मेन काम है कि किसको ऑथराइज देना है कि आप इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, या फिर इस डेटा के जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के रिप्लेस करना है, फिर एक्सेस टाइम, ठीक है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट काम जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक डेटाबेस डिज़ाइनर, ठीक है। तो डेटाबेस डिज़ाइनर के नाम से ही समझ में आता है ये डेटाबेस को डिज़ाइन करता है, ठीक है। तो ये डेटाबेस को डिज़ाइन कैसे करता है, जैसे मान लीजिए यूज़र है, ठीक है,
और डिफरेंट डिफरेंट यूज़र के लिए अगर मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ यूज़र के लिए डेटा डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है, तो U1 यूज़र, U2 यूज़र, U3, इन 3 यूज़र के लिए डेटा डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है। तो इन 3 यूज़र से रिक्वायरमेंट ये गैदर करेगा कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट, उस रिक्वायरमेंट को एक मॉडल में तैयार करेगा जिस मॉडल को ये यूज़र समझ सकें पहले। क्योंकि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करें या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर मान लें सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो एक आपको किसी को अगर घर बताना है तो आप एक अच्छा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके उसको घर बताएंगे, ठीक है, कि ये आपका घर है। बट अगर आप उसको टेबल्स मेबल्स के फॉर्म में बताएंगे तो वो आप उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये उससे एक ER डायग्राम ड्रॉ कर लेता है, ठीक है। तो वो ER डायग्राम इनके पास ले जाएगा कि ये जो आपके स्टूडेंट हैं और ये आपका फैकल्टी, इनके बीच में ये रिलेशनशिप है, इस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। इन सबको ये बार बार दिखाएगा, इसको रिफाइन करके एक अच्छा ER डायग्राम रिफाइनमेंट करके बना लेगा। देन फिर इस ER डायग्राम्स को आप टेबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, लॉजिकल डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे जो कि आपके डेटाबेस में स्टोर होगा, ठीक है। तो ये जो पूरा काम है, रिक्वायरमेंट गैदर करना, देन फिर उस डेटा को कन्वर्ट करना, फिर वो टेबल्स में कौन कौन से आपके IDs मतलब प्राइमरी कीज़ हैं, सेकेंडरी प्राइमरी की हैं, फॉरेन्स की हैं, ठीक है, कौन सा एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है जिसको नॉट नल रखना है। तो ये सारा का सारा काम जो करता है वो आपका डेटाबेस डिज़ाइनर करता है, जो कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स बार बार गैदर करना, देन फिर उस रिक्वायरमेंट्स को ER डायग्राम से टेबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये पूरा का पूरा डेटाबेस डिज़ाइन का काम जो है वो डेटाबेस डिज़ाइनर करता है, ठीक है। अब दूसरा जो और जो है इसके अलावा काम करते हैं वो करते हैं आपका सिस्टम एनालिस्ट और एप्लीकेशन प्रोग्रामर, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम का पता चल रहा है कि जो आपका एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करता है, ठीक है, मतलब कि जो एप्लीकेशन जो फ्रंट एंड में आपको दिखाई देती है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये यूज़र इंटरफेस जो आपको दिखाई देता है उसको डिज़ाइन करना। और फिर जो आपका DBMS है जहाँ पे आपकी टेबल्स स्टोर है, ठीक है, ये टेबल्स स्टोर हैं, इस टेबल्स से इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को लिंक करना कि वो डेटा को फिर एक्सेस कर सकें सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम और फिर इसको DBMS से लिंक करना, ये काम होता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामर का, ठीक है। और ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर और सिस्टम प्रोग्रामर, इनको कॉमनली आप बोल देते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, ठीक है। तो सिस्टम एनालिस्ट का यहाँ पे क्या काम है, ठीक है, सिस्टम एनालिस्ट का क्या काम है, ठीक है। तो सिस्टम एनालिस्ट का काम यहाँ पे ये है कि मान लीजिए आपका जो प्रोग्राम तैयार हुआ है, ठीक है, ये प्रोग्राम कंप्लीटेड हो चुका है, ये सिस्टम, ठीक है। अब जो सिस्टम एनालिस्ट बेसिकली करता क्या है, सिस्टम एनालिस्ट का काम क्या है, ठीक है। तो एक बार जो आपने सिस्टम तैयार कर दिया है, ठीक है, तो अब इसको एनालाइज करने का काम पूरा सिस्टम है। अब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जो आपके यूज़र इस डेटाबेस सिस्टम को यूज़ करते हैं की बात करें, ठीक है, तो जो एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्वेरी कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं, तो उनको और ज़्यादा सरल करना, ठीक है, उन चीज़ों को। तो एंड यूज़र जो ट्रांजेक्शन करते हैं बेसिकली उनको कैन ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है, कैंड ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इन ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना, देन फिर क्या चेंजेस आपको करने चाहिए डेटाबेस में, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को एनालाइज करके ये बताता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर को कि आप ये चेंजेस करें, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम उन कैन ट्रांजेक्शन के बेसिस पे, ठीक है, उस डेटा के बेसिस पे उस प्रोग्राम में चेंजेस करते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बहुत सारे काम भी होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर के, जैसे कि टेस्ट करना, डिबग करना, ठीक है, टेस्ट करना, डिबग करना, डॉक्यूमेंट करना, देन मेंटेन करना कैन ट्रांजेक्शन को। तो ये सारे काम भी आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामर करता है, ठीक है। अब बात करते हैं यूज़र की। डिफरेंट यूज़र हमारे DBMS सिस्टम में देखने को मिलते हैं, तो उन यूज़र की बात करते हैं तो बेसिकली बहुत सारे यूज़र हैं, एक तरह के यूज़र नहीं होते, ठीक है। जैसे कैजुअल यूज़र की बात करें तो कैजुअल यूज़र नाम से ही समझ में आ रहा है, ये कभी कभार ओकेशनली आपके डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। जैसे कि अगर बात करें ATM यूज़र की, ठीक है, तो ATM यूज़र डेली जाके तो आपका ATM में से पैसे निकालता नहीं, वो कभी कभार उस सिस्टम को यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद जो यूज़र होते हैं दूसरे, वो होते हैं नेव यूज़र और पैरामेट्रिक यूज़र, ठीक है, नेव यूज़र या पैरामेट्रिक यूज़र, ठीक है। अब ये जो नेव यूज़र और पैरामेट्रिक यूज़र हैं, ये यूज़र वो यूज़र हैं जो इस डेटाबेस को सबसे ज़्यादा एक्सेस करते हैं, लार्ज सेक्शन ऑफ ठीक है, लार्ज सेक्शन ऑफ कैन ट्रांजेक्शन, ठीक है, यही यूज़र करते हैं, ठीक है। जिसके लिए बेसिकली जो अपना सिस्टम एनालिस्ट है इन्हीं यूज़र को मेन फोकस करता है, इनकी एनालिसिस करता है कि इनको बेसिकली क्या चाहिए रिक्वायरमेंट की, ठीक है। ये जो है नेव और पैरामेट्रिक यूज़र, ये आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप बैंक के जो क्लर्क हैं,
ठीक है, बैंक के क्लर्क हैं, या फिर आप में रेलवे में जो क्लर्क्स वगैरह यूज़ कर देखते हैं, ठीक है, वो जो बेसिकली जो यूज़ करते हैं वो कैन ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो उस डेटाबेस को बार बार एक्सेस करते हैं, बार बार क्वेरी अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे आप जाते हैं अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए, ठीक है, तो उस तरह के जो यूज़र होते हैं वो यूज़र जो तो कैंड यूज़र और पैरामीट्रिक, तो मेन फोकस जो डीबीएमएस और सिस्टम एनालिस्ट का रहता है वो इन्हीं यूज़र पे रहता है, नेव और पैरामीट्रिक, और इसी को आप एंड यूज़र भी बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा आपके डेटा को एक्सेस करने का काम करते हैं, ठीक है। बेसिकली इनको नॉलेज ना कैजुअल यूज़र को इसकी इंटीरियर नॉलेज रहती है, बट बस ये जो नेव यूज़र हैं, ठीक है, ये नेव यूज़र जो एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए बैंक में एप्लीकेशन है, ठीक है, उस एप्लीकेशन को इनको चलाना आता है कि इस एप्लीकेशन में कैसे आपको इस पर्टिकुलर अगर बटन को दबाऊंगा तो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, इसमें ये डालूंगा तो ये सर्च हो जाएगा, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन जो दे रखी है उस एप्लीकेशन को चलाना आता है, बट इंटीरियर जो वर्किंग है डीबीएमएस की उसका नॉलेज इनको फिर भी नहीं रहता है, ठीक है। बेसिकली इसी पे फोकस करता है हमारा डीबीएमएस सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा सोफिस्टिकेटेड यूज़र भी होते हैं, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड यूज़र होते हैं, जिसके सोफिस्टिकेटेड यूज़र में हम भी इंक्लूड हैं, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड यूज़र में, सोफिस्टिकेटेड एंड यूज़र में, ठीक है, हम भी इंक्लूड हैं। अब ये सोफिस्टिकेटेड एंड यूज़र में हम भी इंक्लूड हैं का मतलब ये है कि इसमें इंजीनियर आ जाते हैं, साइंटिस्ट आ जाते हैं, जो कि उस सिस्टम के बारे में जानते हैं, ठीक है, इस डीबीएमएस सिस्टम के इंटीरियर फंक्शनिंग के बारे में जानते हैं और इसको डायरेक्टली यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाते हैं सोफिस्टिकेटेड यूज़र में। स्टैंड अलोन यूज़र भी होते हैं, ठीक है। स्टैंड अलोन यूज़र वो होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं, जैसे कि स्टैंड अलोन की बात करें तो आप किसी डीबीएमएस पर्टिकुलर अगर टैक्स सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो वो टैक्स सिस्टम आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आप ही यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है, इस टैक्स से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है इसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके के यूज़र टैक्स स्टैंड अलोन यूज़र होते हैं, ठीक है। तो यूज़र को एक बार और फिर से बता देता हूँ मैं, कैजुअल यूज़र जो कभी कभार यूज़ करते हैं, नेव यूज़र जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डीबीएमएस सिस्टम को, और मेनली जो फोकस रहता है, ठीक है, मेनली जो फोकस रहता है इस नेव यूज़र पे ही हमारा फोकस रहता है, ठीक है। और उसके बाद सोफिस्टिकेटेड यूज़र जैसे कि हम और आप हैं, इंजीनियर हैं जो कि उस सिस्टम के बारे में जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्टैंड अलोन यूज़र है जो कि सिर्फ अपने जो खुद ही के लिए वो डेटाबेस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जैसे टैक्स सिस्टम के लिए सिर्फ मैं अपना एक डेटा पैकेज यूज़ कर रहा हूँ, टैक्स पैकेज सॉफ्टवेयर, जो कि सिर्फ मेरा टैक्स सिस्टम के लिए वो यूज़र है, ठीक है। तो इस तरीके की यूज़र होते हैं स्टैंड अलोन यूज़र, ठीक है। तो बेसिकली ये होगा हमारे एक्टर्स।